क्या 80 किलोमीटर की फेंसिंग तोड़कर भारत को खुली चुनौती देने की कोशिश की गई? क्या खराब मौसम की आड़ में सीमा पर रची गई थी कोई बड़ी साजिश? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसएफ ने रातों रात पूरे बॉर्डर इलाके में सबसे बड़ा घेराबंदी ऑपरेशन शुरू कर दिया? पूर्वी सरहद से इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। सीमा पर हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं कि दिल्ली से लेकर ढाका तक हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद बीएसएफ ने ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। आखिर कौन है वो लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया? क्या इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ी रणनीतिक साजिश छिपी है? और दिल्ली में चल रही इस महाबैठक के बाद अब भारत क्या बड़ा फैसला लेने वाला है? आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सरहद पर बीती रात की पूरी क्रोनोलॉजी, ग्राउंड जीरो से आए बड़े अपडेट और वो अंदर की बातें जिनसे पूरे बॉर्डर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता संभालते ही बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को तेजी देने का दावा किया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए बताया कि सत्ता में आने के महज 7 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करा दी। इसके अलावा चिकन नेक क्षेत्र में भी 121 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश में हैकंप मचा दिया है। सीमा पर हालात अचानक इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दिल्ली से लेकर ढाका तक लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीती जो वायदा उठाकर जिस तरह सरहद पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई, उसके बाद बीएसएफ ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर बड़े स्तर पर घेराबंदी, धरपकड़ और पूछताछ का अभियान लगातार जारी है और कई बड़े खुलासों की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्वी सीमा पर हालात पल पल बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब से बीती 25 मई को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ है, तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उखी हुई थी, लेकिन आज सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल कल रात से ही सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर बारिश का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना और वहां के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़कर फेंक दिया और भारत की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के अंधेरे में वे इस हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाटे जाने की भनक हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कहा और अभूतपूर्व एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाजों ने बिना एक पल गवाए अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगही घेराबंदी की और इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आई। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं और उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। चिकन नेक कॉरिडोर
जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला संकरा भूभाग है। मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब स्वेच्छा से वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के शासन में रोजाना घुसपैठ की घटनाएं होती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में हिरासत केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार की इच्छा है कि अवैध प्रवासी स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं। अगर वे अपनी मर्जी से जाते हैं तो बंगाल सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और उनके प्रस्थान में पूर्ण सहायता भी प्रदान करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहचान अभियान शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में घुसपैठिए स्वेच्छा से वापस चले जाएंगे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर हाई लेवल समिति। इससे पहले शाह ने बताया कि अवैध प्रवासन और अन्य कारणों से हो रहे कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति यह भी आकलन करेगी कि इस समस्या से निपटने के लिए किसी नए कानून की जरूरत है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली यह समिति 1 वर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी की थी। 340 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शाह ने 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे बाहर निकालने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ही इस समिति का गठन किया गया है। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। देश के 80% क्षेत्र में शासन कर रही बीजेपी। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज भाजपा देश के 80% क्षेत्र में शासन कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में दीदी ममता बनर्जी को भारी हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड से लेकर गंगा सागर तक गंगा के पूरे प्रवाह क्षेत्र में अब भाजपा का भगवा झंडा फहरा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह सनसनीखेज खबर आई थी कि बकरी ईद की नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भकाऊ बयान के ठीक बाद ही बीती रात इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई। बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश कर दिया था और अभी करने वाले 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजेपी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। इस ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश की तारीख रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां आनन फानन में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बड़ी हलचल है। भारत में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। यह सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर खराब मौसम में बांग्लादेश ने इतनी बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली की इस महा बैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है। आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद के इस महानाव की 11 कनवी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। अगर आप भी 80 किलोमीटर की फेंसिंग तोड़े वालों को उनके घर में घुसकर दबोचने वाले बीएसएफ के जांबाज जवानों के इस कहे एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि कल रात सरहद पर आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों,
अब इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत और क्रोनोलॉजी को जरा गहराई से समझते हैं। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक कल रात सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद खराब था। तेज आंधी, तूफान, कड़काती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी न के बराबर थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को बांग्लादेशी सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। यह लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े, कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का सबसे सनसनीखेज पहलू इसका टाइमिंग है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह पुख्ता जानकारी सामने आई थी कि बकरी ईद की नमाज खत्म होने के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों और असामाजिक तत्वों ने भारतीय सुरक्षा बलों को देख लेने और भारत को उसकी फेंसिंग का मजा चखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का बहाना बनाकर वे भारत को एक बड़ा रणनीतिक घाव दे देंगे। लेकिन वे भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन हाथों में है, वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का मादा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बीजेपी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से यह उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को नंगे हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। खबरें तो यह भी हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजेपी के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की कोशिश की, तो बीएसएफ ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त सेवा पानी कर रही हैं। उनसे पल पल की पूछताछ की जा रही है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उन्हें ढाका से क्या निर्देश मिले थे और बकरी ईद के बाद इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश के पूरे सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर भूकंप आ गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस अभूतपूर्व कार्यवाही के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है।
आनन फानन में ढाका के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बांग्लादेशी सेना के आला जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस महा बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के यह चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश या उसका कोई मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जरूरत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना बीएसएफ को तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर 80 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी रफ्तार से पूरा नहीं हो जाता और जब तक बकरी ईद के नाम पर धमकी देने वाले कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंचर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना का एक व्यापक सामरिक और रणनीतिक विश्लेषण करें, तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है।
अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थीं खराब मौसम या भौगोलिक चुनौतियों का फायदा उठाकर वह भारत को कूटनीतिक दबाव में ले आएंगी, लेकिन इस बार बीएसएफ और भारतीय सेना के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने ढर्रे को बदल कर रख दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 80 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में एंटी फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के नए चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में बैठी इस हाई लेवल कोर टीम का यह फैसला बांग्लादेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा? दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे सुरक्षा तंत्र में हलचल मचा दी है। बीती रात जिस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, अब उसी इलाके से ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे मामले को सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बेहद गहरी और सुनियोजित रणनीतिक साजिश बना दिया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और अगरतला तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट मोड में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह मामला केवल फेंसिंग तोड़ने या घुसपैठ की कोशिश तक सीमित नहीं रह गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसका मकसद केवल सीमा पर तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि पूर्वी भारत के कई संवेदनशील इलाकों में अस्थिरता फैलाना था। यही वजह है कि बीएसएफ, खुफिया एजेंसियों और सेना की संयुक्त टीमों ने अब सरहद से सटे कई इलाकों में एक साथ बेहद गोपनीय ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए 38 उपद्रवियों से लगातार हो रही पूछताछ में कुछ ऐसे नाम और लोकेशन सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कुछ संदिग्धों ने सीमा पार मौजूद ऐसे ठिकानों की जानकारी दी है जहां पिछले कई महीनों से लगातार भी जुटाई जा रही थी। इन ठिकानों पर रात के अंधेरे में लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें भारतीय फेंसिंग के कमजोर हिस्सों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को नक्शे और डिजिटल लोकेशन भी मुहैया कराए गए थे ताकि खराब मौसम का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में एक साथ हरकत की जा सके। पूर्वी भारत की सरहदों से इस वक्त जो सनसनीखेज जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और अगरतला तक लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है और हर एजेंसी अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक साधारण सीमा उल्लंघन या फेंसिंग तोड़ने की घटना मानने के बजाय एक बेहद संगठित और खतरनाक नेटवर्क की बड़ी साजिश के रूप में देख रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर ला दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा से सटे कई इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बेहद सुनियोजित तरीके से गतिविधियां चलाई जा रही थीं। रात के अंधेरे में कुछ चुनिंदा स्थानों पर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उन्हें सीमावर्ती इलाकों की संवेदनशील जानकारी दी जाती थी और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के उन हिस्सों पर फोकस कराया जाता था जिन्हें खराब मौसम या तकनीकी कारणों से कमजोर माना जाता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे लंबी तैयारी और एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। यही वजह है कि बीएसएफ, खुफिया एजेंसियों और सेना की संयुक्त टीमों ने अब सरहद से सटे कई इलाकों में एक साथ बेहद गोपनीय ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। कई संवेदनशील जगहों पर रात भर तलाशी अभियान चलाया गया है और सीमा के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी उपकरण भी लगाए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि हिरासत में लिए गए 38 संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में कुछ ऐसे नाम और लोकेशन सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है।
बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्धों ने ऐसे ठिकानों की जानकारी दी है जहां पिछले कई महीनों से लगातार लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी। इन स्थानों पर कथित तौर पर गुप्त बैठकों का आयोजन किया जाता था और वहां मौजूद लोगों को भारतीय सीमा के नक्शे, फेंसिंग के कमजोर हिस्सों की जानकारी और डिजिटल लोकेशन तक उपलब्ध कराई जाती थी। इतना ही नहीं, एजेंसियों को यह भी शक है कि कुछ लोगों को मौसम की जानकारी और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखने के तरीके भी सिखाए गए थे, ताकि तेज बारिश, तूफान या घने कोहरे जैसी परिस्थितियों का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में एक साथ हरकत की जा सके। सूत्रों का कहना है कि जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार संपर्क में थे और उन्हें समय समय पर निर्देश दिए जा रहे थे। यही कारण है कि अब साइबर एजेंसियों को भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है, ताकि डिजिटल नेटवर्क की पूरी परत खोली जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल सीमा पर तनाव पैदा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के कई संवेदनशील इलाकों में अस्थिरता फैलाना और भय का माहौल तैयार करना भी हो सकता था। इसी खतरे को देखते हुए अब सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, संवेदनशील बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। कई जगहों पर अचानक चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पर बीएसएफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को हल्के में न लिया जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक कुछ इलाकों में ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की मदद से निगरानी और भी तेज कर दी गई है, ताकि रात के अंधेरे में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को कुछ ऐसे डिजिटल सबूत भी मिले हैं जिनमें सीमावर्ती इलाकों की लोकेशन, नक्शे और संवेदनशील बिंदुओं की तस्वीरें साझा किए जाने के संकेत मिले हैं। जांच अधिकारी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कौन कर रहा था और इसके पीछे फंडिंग कहां से आ रही थी। सूत्रों का दावा है कि कुछ संदिग्धों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स की भी गहन जांच की जा रही है। कई मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। एजेंसियों का मानना है कि इन डिवाइसों से ऐसे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जो इस पूरे नेटवर्क की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं। दूसरी तरफ सीमा से लगे गांवों में भी सुरक्षा बलों की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। गांवों में लगातार गश्त की जा रही है और स्थानीय लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी साझा करने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने रात के समय विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस नेटवर्क का पर्दाफाश नहीं होता तो हालात और गंभीर हो सकते थे। कई विशेषज्ञ इसे पूर्वी सीमा पर लंबे समय से चल रही चुनौतियों का नया और अधिक संगठित रूप मान रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल कम्युनिकेशन और मौसम संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल कर जिस तरह से योजनाएं बनाई गईं, वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब सीमा सुरक्षा की चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और शीर्ष स्तर पर हर अपडेट ली जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें अतिरिक्त फेंसिंग, एडवांस सर्विलांस सिस्टम, हाईटेक सेंसर और सीमावर्ती इलाकों में नई चौकियों की स्थापना जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि देश की पूर्वी सरहद पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियां अब किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं। लगातार चल रहे ऑपरेशन, पूछताछ और निगरानी अभियान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की नजरें पूर्वी सीमा पर टिकी हुई हैं, जहां हर घंटे बदलते घटनाक्रम के बीच सुरक्षा बल पूरी सतर्कता और आक्रामक रणनीति के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं।
एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर का नहीं, बल्कि इसके तार कई बड़े संगठित समूहों से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है और दिल्ली से विशेष तकनीकी टीमें भी पूर्वी सीमा पर भेज दी गई हैं। उधर सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क्स पर भी इस पूरे मामले को लेकर भारी हलचल देखी जा रही है। कई वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें सीमा के पास भारी सुरक्षा तैनाती और लगातार गश्त दिखाई दे रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि पूर्वी सीमा पर हालात सामान्य